हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स पे। मैं हाजिर हूँ आप सबों के सामने में आज तरह से सेशन लेकर के, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए हम लोग सेशन स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोगों का बुक जो चल रहा है वो है मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस में हम लोग लेक्चर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर 8 है। आज हमारा लेक्चर 8 है और लेक्चर 8 में हम लोग आज कवर अप करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। मेरा नाम एसके ठाकुर है। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ठाकुर सर मैथ्स पे। और अगर आपको क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, या फिर अगर ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है, आप नहीं करना चाह रहे, तो आप हमारे टेलीग्राम पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी नाम से हमारा चैनल है ठाकुर सर मैथ्स के नाम से। वहां भी आपको पीडीएफ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा और यहाँ भी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस का नहीं लगने वाला है। गुड इवनिंग मोनार्ची, आशीष गुड इवनिंग। एग्जाम कब तक हो जाएगा? अब देखो होली के बाद प्रॉपर डेट अनाउंस हो जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। श्रवण कुमार गुड इवनिंग। एक होली के बाद प्रॉपरली आपका एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कवर अप करेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसा कि आप 12th क्लास में पढ़े थे वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अलग अलग वे से भी सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग बेसिक फंडामेंटल चीजें सीख लेते हैं भाई। उसके बाद हम लोग किस किस वे से हमें सॉल्व करना सीखना है इस टॉपिक को, वो हम लोग आगे कवर अप करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर कंसीडर लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बी a1x b1y plus c1z is equal to d1 a2x plus b2y plus c2z equal to d2 a3x plus b3y plus c3z equal to d3। ठीक है भाई, तो हमने यहां पर बीएससी पार्ट 1 का बैच मैथ ऑनर्स लेने वाले हो, क्या बात है भाई। अभी बैच स्टार्ट होगी रिजल्ट के बाद। इस साल जो बच्चे 12th का एग्जामिनेशन दिए हैं उनका रिजल्ट के बाद ही स्टार्ट होगा। महिमा कुमारी गुड इवनिंग। 12th के बाद ही स्टार्ट होएगा, 12th का रिजल्ट आने के बाद ही स्टार्ट होगा आपका बैच। तो मेरे प्यारे बंधु, अगर हम देखें इसमें तो इस जो इक्वेशन लिखा हुआ अपने पास में, इसको मैं लिख सकता हूं कुछ इस वे से। वी में राइट, इसको मैं लिख सकता हूं किस वे से, तो कुछ इस तरह से कि भैया अपने पास जो इक्वेशन दिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसमें ये जो हमारा है पहला इक्वेशन, वो कुछ इस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। a1 b1 और c1 का एक मैट्रिक्स बनाया और उसी के बगल में लगा दिया हमने x y एंड z, और इधर में लगा दिया हमने कांस्टेंट टर्म्स d1 d2 d3। क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? देखिए भाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d1। बहुत बढ़िया, लिख सकते हैं सर। ठीक है, अरे वाह वाह वाह, लव यू भाई श्रवण कुमार, लव यू। अब यहां पर से बात करेंगे हम लोग a2 b2 और c2, आपको सेकंड इक्वेशन यहां से मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a1x b2 सॉरी a2x b2 y c2 z इज इक्वल टू d2। सिमिलर वे में चलते हम लोग तो a3x a3 b3 और c3 लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, जितने भी लोग हमारे चैनल पे अभी हैं या बाद में आएंगे, सेशन को लाइक करते जाइएगा। आप लोगों के लिए काफी ज्यादा मेहनत किया जा रहा है। ठीक है बंधु। तो हमें कह सकते हो भैया कि ये जो अपने पास आया इसका शकल कैसा, इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में दिख रहा है ये, तो ये इस तरह से दिख रहा है ax इज इक्वल टू में b, इस फॉर्म में दिख रहा है, इट इज ऑफ द फॉर्म।
इट इज ऑफ द फॉर्म। आपने कैसे समझा सर कि इस फॉर्म में है? क्योंकि ये देखोगे अपन, यहां से देखने को मिल रहा है क्या कि ये दो मैट्रिक्स है अपने पास, एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, दो मैट्रिक्स उसका प्रोडक्ट है, और राइट साइड में एक और नया मैट्रिक्स है, मतलब ax बराबर b के फॉर्मेट पर है। और यहां पर मैं बोल सकता हूं कि सर, यहां पर मैं बोल सकता हूं कि वेयर a जो है हमारे पास, वेयर a जो है अपने पास में, वो a है कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स, बोले तो a1 b1 और c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। ये देख सकते हो तुम यहां पर, ये जो कॉफिशिएंट्स है इसके, उसका एक मैट्रिक्स है हमारा a। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं भैया यहां पर से ये मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशिएंट्स है, मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशिएंट्स, मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशिएंट्स। ठीक है भाई। उसके बाद बात करें हम लोग, सब्सिडरी के लिए केमिस्ट्री तो हमने करवा दिया है, फिजिक्स के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। लेकिन होली के जस्ट बाद हम फिजिक्स के लिए भी कंफर्म न्यूज देंगे आपको, होली के बाद सब्सिडरी के लिए भी हम कंफर्म न्यूज देंगे, चिंता करने की बात नहीं है। और बात करें यहां पर से, तो हमारे पास x जो है वो मैंने x लिया किसके जगह पर सर, एक्स वाई जेड के जगह पर, एक्स वाई जेड के जगह पर। यानी कि मैं बोल सकता हूं इसके बारे में कि कॉलम मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। और उसके बाद अगर बात करूंगा मैं यहां पर से, तो b बराबर लिख सकता हूं d1 d2 और d3, d1 d2 एंड d3, जो कि मैट्रिक्स जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है किसका, तो कांस्टेंट टर्म का, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म्स। इक्वेशन में जब कभी हम लोग सवाल वाल सॉल्व करेंगे तो हम ये बात नहीं लिखते हैं, ठीक है। टाइमिंग होली के बाद चेंज होने वाला है, होली के बाद हम टाइम चेंज करने वाले हैं, लाइव क्लास का रात में ही रखेंगे, 7 से 9 मेरा भी प्लान है, लेकिन होली के बाद, आज के बाद जब भी क्लास लूंगा तो रात में 7 से 9 लूंगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मेरे भाई, यहां पर जो ए जो है वो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, और उसके बाद एक्स जो है कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल्स का, और डी जो है कांस्टेंट टर्म्स का है, बी कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स है, जो कि हमने यहां पर लिखा। अब बात यहां पर आती है कि इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाएगा, सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले मैट्रिक्स का इक्वेशन दिया अपने पास में, ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी दिया हुआ है जी सर। अब यहां से हम लोग कोशिश करेंगे कि x निकाल लें, कैसे निकलेगा भैया, तो a को हटा के, a कैसे हटेगा, तो हम लोग a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स। यहां से हमने देखा a इनवर्स इंटू ax बराबर में a इनवर्स इंटू b, और a इनवर्स इंटू में a इनवर्स इंटू a इंटू में x बराबर में a इनवर्स इंटू b लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये काम जैसे आपने कर दिया तो यहां से आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, क्योंकि a इनवर्स इंटू एक्स, ए इनवर्स ए जो होता है वो i होता है, ठीक है। हाँ, पार्ट 1 का क्लास हमारे ऐप पे चल रहा है, जो इस बार एग्जामिनेशन देने वाले 23 में, उसके लिए, और यूट्यूब पर भी अभी पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पर सिर्फ हम वो चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो कि एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट काम आने वाले हैं, बुक्स वगैरह नहीं करवा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे ऐप्स जुड़ेंगे तो आपको बुक्स के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर दिए जाएंगे, किए ही जाते हैं, कर दिए किए ही जाते हैं भाई। यहाँ से हम बात कर सकते हैं i इंटू एक्स, उसके लिए हमारे सिंपल सा हमारा जो ऐप है ठाकुर सर मैथ्स, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF नोट्स और कोर्सेज वगैरह अवेलेबल मिल जाएगा। अब हम यहां से कह सकते हैं x इज इक्वल टू सर a इनवर्स इंटू बी, ये जो हमारे पास आया फाइनल रिजल्ट, यही हमें देगा सॉल्यूशन। और इस फार्मूला को यूज करके जब कभी भी आप सवाल बनाएंगे
ये फॉर्मूला का यूज करके सवाल बनाना कहलाता है मैट्रिक्स मेथड। कौन सा मैट्रिक्स, कौन सा मेथड, मैट्रिक्स मेथड। जब आपको क्वेश्चन में अप्लाई करके देना है कि भैया मैट्रिक्स मेथड से बनाओ, तो समझ लो कि आपको डिमांड कर रहा है इस फार्मूला से बनाने की। इस फार्मूला में कौन सी बड़ी बात है, आप ए इनवर्स निकाल ही सकते हो, ए तो मिल जाएगा क्वेश्चन से, ए इनवर्स निकाल सकते हो, ए का डिटरमिनेंट एडजॉइंट निकाल करके, बी तो आपके पास है ही, मल्टीप्लाई कर लो, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अभी राय ब्लॉक्स, गुड इवनिंग। अब यहां से जुड़ा हुआ कुछ डिफिनेशंस वगैरह देख लीजिए। सबसे पहले आते हैं हम लोग के पास कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या आता है, कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम किसको कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम किसको कहते हैं, वैसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता होगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब यहां पर से ये हुआ मेरे भाई कि एक सॉल्यूशन दे, वन और मोर, यानी एक सॉल्यूशन निकलता हो या एक से ज्यादा, वन और मोर। किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर सिंगल सिंगल निकलता है तब भी कंसिस्टेंट, अगर एक से ज्यादा वैल्यू दे रहा है तब भी कंसिस्टेंट होता है। दूसरा आता अपने पास में इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट का कहानी रहा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा भैया, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता होगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या हो गया भाई, सॉल्यूशन निकलता ही नहीं होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं, मतलब क्या, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो ऐसे वाले को बोलते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट। यहां सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब सॉल्यूशन होगा एक या एक से ज्यादा, तो कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो इनकंसिस्टेंट। सिंपल चीजों में इसको समझना है। होमोजीनियस सिस्टम किसको कहते हैं, अगर ax बराबर b अपने पास में सिस्टम ऑफ इक्वेशन था जो हमने बनाया था अभी, ax बराबर b, इसमें अगर b जीरो मैट्रिक्स निकला, b अगर जीरो मैट्रिक्स है, b जीरो होने का मतलब क्या हो गया भैया कि इसका मतलब d1 d2 और d3, b जीरो होने का मतलब हो गया d1 d2 d3 तीनों का वैल्यू या जितना भी कांस्टेंट टर्म है सभी कांस्टेंट टर्म का वैल्यू अगर जीरो हो रहा है तो इन दैट केस हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट, सॉरी होमोजीनियस। मतलब मुद्दा की बात ये है, ये अगर बी जीरो मैट्रिक्स हो रहा है तो कहलाता है होमोजीनियस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, होमोजीनियस सिस्टम। जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सारा कांस्टेंट टर्म जीरो होगा तो होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, और अगर बात करेंगे नॉन होमोजीनियस का तो सिमिलरली जस्ट इसका उल्टा लगेगा बात। उल्टा का मतलब सर ax बराबर b है तो b जीरो नहीं होना चाहिए, b मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यहां से कह सकते हो दैट इज एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d1 d2 d3 इज नॉन जीरो। मतलब सारे के सारे कांस्टेंट टर्म जो है जीरो अगर नहीं है, एक आध दो है चलेगा लेकिन ऑल नहीं होना चाहिए, कम से कम एक ऐसा हो जो जीरो नहीं होगा। ठीक, जैसा कि आपके सामने अगर होमोजीनियस का एग्जाम्पल देना है तो आप ऐसा भी दे सकते हो, x प्लस वाई इज इक्वल टू लिख दिया मैंने जीरो और 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू लिख दिया जीरो, इसको बोलेंगे होमोजीनियस। जैसे यहां पर से बात करेंगे हम लिख सकते हैं यहां पर से 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू जीरो और x माइनस वाई बराबर में लिख दिया मैंने 5। इसमें देखो एक टर्म कम से कम हमने रखा क्या चीज, नॉन जीरो, इसका मतलब ये हो गया अपने पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है बंधु, बहुत सिंपल बहुत आसान। चलते आगे। अब इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि भैया कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। दो तरह का हमारे पास सिस्टम था, एक था क्या चीज होमोजीनियस और दूसरा क्या है, एक होमोजीनियस दूसरा नॉन होमोजीनियस। हम बात करेंगे सबसे पहले नॉन होमोजीनियस के बारे में। डिटर्मिनेंट अगर निकाल के देखा आपने ए का, वो अगर जीरो नहीं हो रहा है, इस केस में आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन होगा, मींस सिस्टम जो होगा वो कंसिस्टेंट होगा। डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, काम हो जाएगा। रैंक पढ़ा दिए, बिल्कुल रैंक का क्लास हम ले चुके हैं, इससे पहले ही हमने रैंक का क्लास ले लिया। आप देख सकते हो वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है मैट्रिक्स फॉर बीएससी, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, सारा वीडियोस एक ही जगह इकट्ठा मिल जाएगा आपको, टॉपिक वाइज वीडियो बना हुआ है। अगर हमारे पास में कोई ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसमें ए का डिटर्मिनेंट निकाल के देखा हमने, वो अगर जीरो नहीं
हुआ, इसका मतलब समझ जाओ कि सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन कंटेन करता है। अगर वो जीरो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो होता है, तब आपका काम है एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना। एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी निकाल लिया। निकालने के बाद देख लो, अगर वो जीरो मैट्रिक्स नहीं हो रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब क्या? नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन। अगर एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू जीरो मैट्रिक्स हो रहा है, इसका मतलब बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तब भी क्या रहेगा? कंसिस्टेंट रहेगा। तो जब यहां पर हम देख रहे हैं कि ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन, वहां पर से हम सॉल्व करके काम खत्म कर लेंगे। डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो काम बढ़ जाता है, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना है। वो अगर जीरो नहीं हो रहा है तो नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन हो रहा है इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। अगर एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू जीरो हो गया तो उस केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर जीरो हो गया तो दो बातें आपको चेक करनी है, एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी का वैल्यू जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नहीं हो रहा है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, पार्ट वन का एग्जामिनेशन का अभी कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि होली के बाद आपको डेट्स अनाउंस कर दिया जाएगा। हो सकता है शेड्यूल भी आ जाए एग्जामिनेशन का, तो आप वेट कर लीजिए थोड़ा दिन। थोड़ा दिन के बाद, होली के बाद आपको परफेक्ट जानकारी मिल जाएगा। ठीक है बंधु, आते हम लोग होमोजीनियस सिस्टम पे। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है भाई? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के देखना है, अगर वो जीरो नहीं है, इसका मतलब समझ जाओ कि अरे बाबा, ये तो गड़बड़ लिखा है भाई। इसका मतलब समझ जाना है कि सिस्टम जो है यूनिक सॉल्यूशन कंटेन करता है। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कंटेन करता है। ठीक है, और यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब हुआ कि सर कंसिस्टेंट होगा। यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन जो होगा उस केस में क्या होता है कि इसका सॉल्यूशन जो है एक्स वाई जेड सभी का वैल्यू जीरो आता है। एक्स वाई जेड जितना भी वेरिएबल का आपको वैल्यू निकालना है सभी जीरो आता है। और जब सभी जीरो आ जाए, इसको कहा जाता है जीरो जीरो या फिर ट्राइवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? जीरो या ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है बंधु, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए तो आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन लेके चलना है। तब भी क्या चाहिए? कंसिस्टेंट। मतलब होमोजीनियस में नॉन कंसिस्टेंट वाली बात नहीं होती है, होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि भैया नन जीरो सॉल्यूशन। क्या होगा? नन जीरो या फिर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, या फिर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। आइए इस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन भी हम लोग ले लेते हैं। ये सब ट्वेल्थ की यादें हैं, यादें ताजा कर लीजिए। और क्या है, खास बात तो नहीं मेरे ख्याल से, है ना। हमारे पास में दिया हुआ ये इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसको कह रहा है सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत टाइम से ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में, बहुत टाइम से आया हुआ क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे पीवाईक्यू में, हमने करवाया भी है पीवाईक्यू। हाँ, एक बात आपको बताते चलूं कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद, यानी कि पूरा मैट्रिक्स का सेशन कंप्लीट करने के बाद आप पीवाईक्यू जरूर बनाइए। पीवाईक्यू बनाइएगा तभी जाकर के कोई बात बनेगी, क्योंकि आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से आपका गुंजाइश नहीं होने वाला है। पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है, जिसका हर एक ईयर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन 2010 से लेकर के 2021 तक हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, फटाफट में हमारे चैनल में चले जाइए, प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहां पर देखिएगा भैया मैट्रिसेस, मैट्रिसेस पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू सारे चैप्टर्स के अवेलेबल है। अच्छा, पूरा पढ़ाइएगा जितना मैं कोशिश में लगा हूं। ठीक है, इंतियात इंतियात मैं कोशिश में लगा हूं कि मैं पूरा पढ़ा दूं।
जितना हो सकता है उतना तो करवा ही दूंगा। इससे पिछले साल का जितना पीवाईक्यू करवाया है, इससे पिछले साल हमने, उसको भी देख लीजिएगा, वो बहुत पावरफुल है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यू करना आपको बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर से हम लोग जो देख रहे हैं ये क्या है सर, हमारे पास मैट्रिसेस दिया हुआ, सॉरी इक्वेशन दिया हुआ है, इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहला काम करो क्या, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है इसके कॉफिशिएंट का नाम रख लो ए, कॉफिशिएंट के मैट्रिक्स का नाम रख लो ए। 1 2 1 1 5 1 1 7 1 लिख दिया। अब यहां से x भी निकाल लेना, x होता है वेरिएबल का कॉलम मैट्रिक्स, मतलब x y एंड z। और हमारे पास में b जो होता है वो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बोले तो 9 52 एंड 0। यही क्वेश्चन है, इसको हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से आपको सिखाएंगे, मजा ही आ जाएगा फिर तो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सिखाएंगे। नहीं नहीं, एक लेक्चर और बाकी है मैट्रिक्स का, आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर एंड कैली हेमेंटल थ्योरम। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर सब ईयर का एग्जाम टेंशन खत्म हो जाएगा, आपका चिंता मत कीजिए। हमने पीवाईक्यू सारे ईयर का करवा दिया है, अब हम इसमें कंटेंट अपलोड कर रहे हैं प्योर थ्योरी के साथ। पीवाईक्यू आपका सारा एग्जामिनेशन का समस्या दूर कर देगा और उसके बाद थ्योरी आपके सारे दिमाग को खोल देगा। मैट्रिक्स में ये टॉपिक जो हम आज कवर अप कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये काफी लंबा है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, ये एक क्लास में हम कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, वैसे एक और क्लास हम और लेंगे मैट्रिक्स का, जिसमें आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर पर चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहां से आपको सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोले तो 1 1 1 2 5 7 और फिर से 1 1 1। चलो डिटर्मिनेंट निकालते हैं इसका। डिटर्मिनेंट तो इसका 0 हो रहा है, क्वेश्चन में कुछ एरर आ गया है, क्वेश्चन में कुछ एरर है, मैं क्वेश्चन को थोड़ा ठीक कर दूं। यहां क्वेश्चन में 2x और प्लस y माइनस z, ये है एक्चुअली में क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस आप लोगों का प्यार है जो आप लोग काम करने को मजबूर कर देते हैं। वैसा में महानता वाली हमारे अंदर में कोई खासियत नहीं है मेरे भाई, महानता वाली खासियत ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे अंदर में। चलो भाई, इसका मतलब ये हमारे पास में 2 है, ये हमारा -1 है, और ये 2 ये -1 है। चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट कैसे निकाल लें? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो भाई, यहां से 1 लगा दिया तो हमने यहां पर से बना दिया कितना भैया, -5 और -7। उसके बाद -1 लगा दिया, इसका मतलब इसको मैं स्किप कर दूं, -2 और -14। उसके बाद फिर ये चलूंगा मैं 1 पे, फिर से 1 पे चला मैं फिर से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको स्किप कर दिया, 2 -10, 2 -10। कुल मिला के कहा जाए तो -12 हुआ ये, और ये प्लस हो जाएगा 16, और उसके बाद -8, तो 12 8 20 माइनस का, तो 4 बचने वाला अपने पास, यानी कि -4। चेक कर लो एक बार, 1 रखा 5 माइनस में 7, बहुत बढ़िया सर। इसको छोड़ दिया, -2 -14, ये भी ठीक है। इसको स्किप कर दिया, 2 -10, ठीक है। ये -12 हो रहा है, ये अपने पास में आ जाएगा, +14
14 टू 16 प्लस का, ओके, ये हो जाएगा माइनस का 8, बहुत बढ़िया। 0 के बराबर नहीं हुआ, ठीक है, 0 के बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहां पर ये बात हम लोग मेंशन कर देंगे, देयरफॉर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हुआ, इसका मतलब बोल सकते हो ये कि कंसिस्टेंट हुआ। क्या हुआ? कंसिस्टेंट हुआ, कंसिस्टेंट हुआ। कंसिस्टेंट सिस्टम है, कंसिस्टेंट है, तो भैया आगे की कार्रवाई क्या होगी? ए का इनवर्स निकालना है। ए का इनवर्स निकालने के लिए ए का इनवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ए का कोफैक्टर सब निकाल लेंगे, और यहां बजाबते बना भी देंगे, बता भी देंगे भैया कि अब मैं कोफैक्टर्स निकालने वाला हूं, कोफैक्टर्स निकालने वाला हूं। कोफैक्टर का फर्मा तैयार कर लीजिएगा, फर्मा का मतलब फ्रेम तैयार कर लीजिएगा भैया। A11, उसके बाद A12, उसके बाद A13, ठीक है। अभी मैं क्या शक करूं इस पे, डाउट, क्या डाउट करूं मैं कुछ डाउट करने लायक बातें करता हूं क्या तुम्हारे बीच? फिर अगर बात करें हम लोग यहां पर से, तो A21, A22 और A23, और उसके बाद बात करें यहां पर से, हम यहां बात कर सकते हैं 31, 32 और 33 का। ये सब मजे में बहुत बढ़िया तरीका से एकदम सजा लेना है इसको, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास में देखो, ये 1 + 1 2 होता है, तो इवन हुआ तो हम लिखेंगे प्लस में M11, दोनों का सम ऑड हुआ तो माइनस में M12, ये दोनों का सम ऑड हुआ, सॉरी इवन हुआ तो प्लस में M13, ये दोनों का सम ऑड हुआ तो माइनस में M21। इस दोनों का इस दोनों का सम अगर इवन हो रहा है तो प्लस में M22, इस दोनों का सम ऑड हो रहा है प्लस में M23। और इसमें इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में, तो ये क्या हो रहा है भैया, ये हो रहा है दोनों का सम इवन, तो प्लस में M31, ये माइनस में चलेगा अपने पास में M32। ये निकालने आता होगा मेरे ख्याल से, सर पढ़ाए होंगे आपको बच्चा क्लास में ही, यानी कि 12th क्लास में ही बता दिए होंगे। बस मैंने क्या किया, फ्रेमवर्क कर लिया। अब फ्रेमवर्क करने के बाद आपको गलतियां होने की चांसेस बहुत कम रहती है मेरे भाई। कैसे? तो देखो भाई, अब हमें A11 का कोफैक्टर चाहिए, इसको हम छोड़ देंगे भैया, -5 और -7, -12, ठीक है सर। और यहां पर प्लस अवेलेबल है, इसका मतलब प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस ही रहेगा, बहुत सुंदर तरीका से निकल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, तो ये और ये दोनों गायब हो गया, -2 और -14, -16, लेकिन माइनस यहां पर पहले से भी है तो प्लस का 16 लगा दो। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इसमें इसके बारे में, तो इसको मैंने स्किप कर दिया, तो हो गया 2 -10 -8, यानी कि यहां प्लस है तो यहां -8 ही रखोगे। कितना सिंपल है, अगर ये फ्रेमवर्क नहीं कर लोगे तो फिर समय बहुत लगेगा। अब इसमें जाते हम लोग, इसको स्किप कर दिया भैया, -1 और -1, -2, माइनस पहले से भी है तो प्लस का 2 लगाऊंगा। उसके बाद बात करेंगे इसको, और इसको स्किप कर दिया हमने, -1 और -2, माइनस का 3, -1 और -2, माइनस का 3, माइनस पहले से नहीं सर, तो माइनस ही रखो। अब बात करते हैं इसके बारे में, ये और ये हमने भुला दिया, तो बचा हमारे पास 1 -2, 1 -2 यानी कि -1, माइनस पहले से भी है तो प्लस का 1। अब देखो जरा सा इसमें आ जाओ, ये और ये इसको हमने कहां तक पहुंच गए भाई, ये कंप्लीट हो गया, दूसरा रो, तीसरा रो में चलो, इसको छोड़ दो, 7 -5 यानी कि 2, 7 -5 2, और उसके बाद इसका छोड़ना है तो 7 माइनस में 2, फिर से वही हाल, सॉरी। अब हम चलेंगे इसको छोड़ने के लिए, तो 1
7 - 2 ठीक ही है ये। और उसमें भी वही आया था, नहीं वो गड़बड़ हो गया था क्या, 7 - 5 ठीक है वो। इसके बाद इसमें और इसमें चले आए हम लोग, 7 - 2 यानी कि 5 माइनस में। उसके बाद इसको और इसको स्किप कर दिया, 5 - 2, 5 - 2 3। ठीक है, सब बढ़िया, सब बढ़िया, सब फर्स्ट क्लास। अब क्या करो, यहां पर से एडजॉइंट लिख लो। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स का ट्रांसपोज, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, सॉरी, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज। यहां पर से -12 कोफैक्टर सब लगा दो एलिमेंट के जगह पर, लगा दिया, लगा रहा हूं सर, लगा रहा हूं, लगा रहा हूं। यही तो है, ये सब थोड़ा सा वक्त लेगा, क्वेश्चन से बनाने में थोड़ा वक्त, थोड़ा समय आपका जरूर लेगा, लेकिन बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, अब हम यहां पर से ट्रांसपोज कर लेंगे तो भैया आ जाएगा अपने पास में 12 माइनस का 16 और माइनस का 8, यह आ जाएगा 2 माइनस का 3 एंड 1, 2 माइनस का 5 एंड 3। तैयार हो गया अपना ए का ट्रांसपोज, एडजॉइंट तैयार हो गया। एडजॉइंट तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, इसमें तो इनवर्स निकाल लेना है, इसका इनवर्स निकाल लोगे। देयरफॉर ए इनवर्स बराबर में लिखोगे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में सर एडजॉइंट ऑफ ए, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। बहुत बढ़िया, इसका मतलब सर 1 बाई लगाऊंगा यहां पर से 4, डिटर्मिनेंट 4 आया था हम लोग का कि -4, शायद -4 आया था, -4, -4। और यहां पर एडजॉइंट लगाते चलोगे, जो कि अपने पास है -12 टू 2, -12 टू 2। उसके बाद बात करेंगे तो 16 -3 -5, 16 -3 -5। और उसके बाद बात कर लेंगे हम लोग तो -8 1 3, -8 1 3। बहुत बढ़िया है। तुम 4 को अभी मत भेजो अंदर, सारे के सारे फ्रैक्शन बन जाएंगे, तकलीफ देने लगेगा। फ्रैक्शन नहीं बनाओ अभी, बस माइनस को अंदर भेज दो ताकि वो थोड़ा सा सिंपल दिखने लगे। ठीक है, चलो भाई माइनस को अंदर भेज दिया, बाहर में सिंपल हो जाएगा, ये 1/4, ये हो जाएगा अपने पास में 12, ये -2, ये भी -2, ये -16, ये हो जाएगा अपने पास 3 5, ये प्लस में 8 हो जाएगा और -1 और -3। तैयार हो गया अपना। सही है। अब देखो जरा सा, यहां से निकालोगे देयरफॉर x बराबर में, x बराबर में a इनवर्स इंटू बी। x तो मैं लगा दूंगा यहां पर से XYZ, जी बहुत बढ़िया। a इनवर्स आपके ऊपर में यहां लिखा हुआ, इसको उठा लूंगा और बगल में यहां लगा दूंगा b कांस्टेंट टर्म्स, जो कि हमारे कांस्टेंट टर्म कितने थे, 952 और 0, 952 एंड 0। चलो इसको फटाफट में आगे बढ़ाते इस कार्यक्रम को और जल्दी से फिनिश करते हैं इसको। 1/4, इसका 12 9 जा 12 नमा 108, 108 और 2 से 104 माइनस में, बाकी तीसरा पार्टी 0। उसके बाद 16 नमा 144, 144 और माइनस का 100, इसका 3 से मल्टीप्लाई 6 15 यानी 156, प्लस का 156, माइनस का 144 प्लस का 156 और तीसरा पार्टी 0। उसके बाद 8 से 8 9 72 72 और -52, फिर लास्ट वाला एलिमेंट 0। सही है, बहुत बढ़िया। ऊपर में आया अपने पास 1/4 इंटू में, यहां आ रहा अपने पास 4, ये अपने पास हो जाएगा 6 और 6 12, और उसके बाद ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का 20,
नहीं प्लस का 20, और 1/4 से डिवाइड लगा दो, हमारे पास आ जाए कितना तब 4 से डिवाइड लगाऊंगा तो 1, 3 एंड 5 अपने सामने आ गया। इसका मतलब फाइनली हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट आपको दिख रहा है यहां पर, ये x है पहला नंबर, और दूसरा नंबर में y है, और तीसरा नंबर में z है। कुल मिला के ऐसा आपके सामने आंसर आ गया। बहुत सुंदर है, और बहुत सुंदर है, और बहुत ही सुंदर है। ठीक है, क्लियर बातें समझ में आ रही है? अच्छा चलिए भाई देखते हैं आगे, अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, जिसका नाम है क्रैमर रूल। बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। क्रैमर रूल का क्या कहानी है? क्रैमर रूल बेसिकली यूज क्या आता है? यूज टू सॉल्व, बेसिकली यूज टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यूज टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका यूज क्या आता है? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास इस तरह का इक्वेशन रहता है जो अभी थोड़ा सा पहले यूज भी किए थे, उसको सॉल्व करने के काम में आता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, न्यूक्लियस क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर से मेरे बंधु, अगर हमारे पास इस तरह का इक्वेशन है जो कि आपके सामने दिख रहा है, तो कहता है इसका सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय। इस तरह का जो सिस्टम आपके पास इक्वेशन का दिया उसका सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू में, x इज इक्वल टू में डेल्टा 1 डेल्टा, डेल्टा 1 डेल्टा, x इज इक्वल टू में डेल्टा 1 डेल्टा, और y इज इक्वल टू में ऑल्सो डेल्टा 2 डेल्टा, और z इज इक्वल टू में डेल्टा 3 डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 क्या है, ये सारी बातें हम लोग यहां पर आगे देखने वाले हैं। मतलब इस तरह का इक्वेशन जो उसका सॉल्यूशन ये रहेगा, ऐसा क्रैमर रूल ने कहा है। ठीक है, पार्ट टू का तो बहुत सारा हमने करवा दिया है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, आप उससे कवर अप कर सकते हैं। पार्ट 2 का अप्रॉक्स मैंने सारा करवा दिया है, आप देखो तो एक बार जाकर प्लेलिस्ट में डिफरेंशियल कैलकुलस का p/q, इंटीग्रल कैलकुलस का p/2, डिफरेंशियल इक्वेशन का p/q, लगभग मैंने सारा करवा दिया है। यहां पर डेल्टा क्या है सर? डेल्टा बेसिकली हमारे पास में डेल्टा जो है वो कॉफिशिएंट का डिटर्मिनांट है, डिटर्मिनांट है ये कॉफिशिएंट्स का। और डेल्टा 1 क्या है सर? इसी डेल्टा के अंदर में, इसी डेल्टा के अंदर में पहला वाला जो कॉलम है उसको हटा दिया और उसके जगह पे लगा दिया है क्या चीज भैया? कांस्टेंट टर्म। इन डेल्टा रिप्लेसिंग पहला कॉलम बाय कांस्टेंट टर्म्स, मतलब पहला कॉलम में जो भी लिखा हुआ था उसको रिप्लेस कर देना है, पहला वाला कॉलम को रिप्लेस कर देना है कांस्टेंट टर्म से। डेल्टा 2 के साथ क्या कहानी होगा सर? इसी डेल्टा में दूसरा वाला जो कॉलम है, बी वाला कॉलम, उसको हटा दीजिए और उसके जगह पे कांस्टेंट टर्म फिट कर दीजिए। रिप्लेस करना हमें क्या चीज? कांस्टेंट टर्म। इसमें T2 के जगह पर कांस्टेंट टर्म को डाल देना है। सिमिलरली डेल्टा 3 जो हमारे पास होगा वो डेल्टा में ही थर्ड वाले कॉलम को हम रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट टर्म से। ये हमारा डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 के लिए काफी कारगर है। अभी तक में हम पार्ट 2 का 2 बार करवा चुके हैं p/q। एक बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबका कलेक्शन करवाए हुए हैं, देखे होंगे। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 बना होगा डिफरेंशियल कैलकुलस का, इंटीग्रल कैलकुलस का। फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा करवा दिए हैं, वो भी आपको मेरे ख्याल से देखने को मिल गया होगा। अब इस बार देखते हैं, जैसे समय मिलेगा हम कोशिश करेंगे थ्योरेटिकल चीजें भी उसमें हम डाल दें ताकि आपको दिक्कतें ना हो। अब यह हमें समझना है कि भैया ऐसे कैसे डेल्टा 1 डेल्टा x कैसे बन गया, तो उसके हम प्रूफ भी देख लेंगे। यहां पर बहुत प्यारा सा प्रूफ है इसका। तो हम लोग यहां पर से पहले डेल्टा 1 को पकड़ लेते हैं। डेल्टा 1 हमारे पास था पहला कॉलम D1, D2 एंड D3।
इसका B1 B2 एंड B3, उसके बाद यहां पर से C1 C2 एंड C3, C1 C2 एंड C3, सही है। मैट्रिक्स के बाद ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा देंगे, मैट्रिक्स के बाद ट्रिगोनोमेट्री, दोनों पेपर से एक एक बुक उठा लेंगे। मैट्रिक्स तो करवा ही है, मैट्रिक्स तो लगभग एक लेक्चर और बाकी खत्म हो जाएगा मैट्रिक्स, तब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा देंगे। सभी दोनों पेपर में से एक एक बुक उठाएंगे, ठीक है। उसका थ्योरी ऑफ इक्वेशन उठा लेंगे, कहां से, तो पेपर 1 से, फिर 2D उठा लेंगे पेपर 2 से, ऐसे करके बैलेंस बना के चलेंगे दोनों पेपर का। आप यहां से देख सकते हो मेरे भाई कि D1 के जगह पर लिख सकता हूं मैं A1x प्लस B1y प्लस में C1z, और D2 के जगह पे A2x B2y C2z, और D3 के जगह पे A3x B3y और C3z। यानी कि यहां पर से मैं लिख देता हूं, यहां पर D1 के जगह पे लगा दिया मैंने A1x प्लस में B1y प्लस में सर C1z, और यहां पे लगा दिया मैंने A2x प्लस में B2y प्लस में C2z। उसके बाद यहां लगा दिया मैंने A3x प्लस में B3y प्लस में C3z, और बाकी जैसा है बिल्कुल उसको छेड़ो मत, सेम टू सेम ले आओ यहां पे बगल में। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिएगा, पार्ट 2 का एग्जाम होगा ना, तो हर साल होता है ना पार्ट 2 का एग्जामिनेशन, 2023 में है, 2022 में भी था, 2021 में भी था, 2024 में भी आएगा, 2025 में होगा, हर साल पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एग्जामिनेशन होता है, कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐप में जाकर के आपका जो अपना मोबाइल है उसमें ऐप में जाएंगे, सेटिंग में, ऐप के अंदर में चल जाएंगे, हमारे ऐप के अंदर में, वहां देखेंगे नोटिफिकेशन ऑफ तो नहीं है, इसके वजह से हो सकता है कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा होगा, मे बी, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, इसमें पहला वाला जो कॉलम है ये, इसमें से हमें कुछ कुछ गायब करने का मौका मिल रहा है। देखो, जैसे इसमें y से मल्टीप्लाई करके घटा दूंगा, ये कैंसिल, इसमें z से मल्टीप्लाई घटा दूंगा, ये कैंसिल, C1 माइनस मैंने लिख दिया y इंटू में C2 सेकेंड कॉलम, माइनस z इंटू में C3 थर्ड कॉलम। अब इससे क्या फायदा हुआ सर, इसमें जो है आपको दिख रहा है ये वाला भाई साहब, सिर्फ ये बच गया है, बाकी सारे के सारे ये सारे जीरो हो गए। इसका मतलब इसको मैं बुला लेता हूं, और बाकी ये सब खत्म हो गया है, और इसको भी बुला लेता हूं, सही है। अब इसमें से x कॉमन आता है, डिटर्मिनेंट का नेचर होता किसी एक कॉलम से या किसी एक रो से हम कॉमन उठा सकते हैं किसी भी एलिमेंट को चाहे तो, C1 C2 एंड C3, और इसी का नाम था डेल्टा, इसी का नाम क्या था मेरे भाई, डेल्टा। इसका मतलब मैं यहां से बोल सकता हूं मेरे भाई कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू में, डेल्टा 1 इज इक्वल टू में x इंटू में डेल्टा, यानी कि मैं यहां से बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू में डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 1 बाई डेल्टा। ये आपका हो गया प्रूफ। सिंपल है, आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब इसका हम लोग कंसिस्टेंसी का नेचर चेक कर लेते हैं, भाई कंसिस्टेंसी कब कब होता है कब कब नहीं होता है। देखो भाई, हमारे पास है कंसिस्टेंट होने और नहीं होने का कहानी, वो भी किसके ऊपर में है, क्रैमर रूल के ऊपर में। सुनना ध्यान से, पहले हम बात करेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में। नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में, अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम के अंदर में डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 अगर नहीं है, इसका मतलब सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, इन दैट केस कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। क्लियर। अगर डेल्टा 0 हो गया तो हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकालेंगे, इसमें से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से
कम से कम एक, एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक ऐसा हो बंधु जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता हो, मतलब डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री में से कोई ऐसा निकला जिसका वैल्यू जीरो अगर नहीं है, इसका मतलब सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। सही है, बहुत बढ़िया। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो के बराबर है और डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री का वैल्यू भी जीरो आ गया, मतलब सारे के सारे जीरो हो गए, तो सिस्टम हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। यानी कि आप बोल सकते हो यहां पर से कि ये अपना कंसिस्टेंट तो है बट इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन दे रहा है। डेल्टा जीरो नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, डेल्टा जीरो है तो डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री निकालेंगे, उसमें से कोई एक अगर जीरो के बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। अगर सभी का सभी जीरो हो रहा है, इसका मतलब इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। एकदम आसान चीज है, कुछ भी भारी भरकम चीज नहीं है। आइए देखिए, फिर से वही क्वेश्चन यहां पर रिपीट हो रहा है। इसमें माइनस था। यहां पर फिर से हम उसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, बट यहां पर क्रैमर रूल से बना रहे हैं, सॉल्व बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहां पर हमें मैट्रिक्स मेथड भी सीखा, क्रैमर रूल भी सीखा। अब प्रॉपर्ली हमें यह जानना है कि भैया दोनों में से मजबूत कौन है और आसान कौन है। तो हम इसीलिए क्वेश्चन जितना भी आगे उठा के लेके चलेंगे, सब में यही क्वेश्चन हमने डाला है ताकि आपको वेट मालूम पड़ सके कि भैया क्या क्या किया जा सकता है, हम एग्जामिनेशन हॉल में क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर मैट्रिक्स मेथड लिखा हुआ है तो पीछे वाला ही लगाना है। अगर उसके अलावा कुछ भी लिखा नहीं हो, सीधा सॉल्व करें, तो आप फ्री हैं, किसी भी मेथड से बना सकते हैं। आगे भी हम एक और मेथड सीखने वाले हैं। यहां पर से सर डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा मतलब कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट, जो कि हमारे पास में है 1 2 2, और उसके बाद यहां पर आ रहा हूं 1 5 और 1, और उसके बाद 1 7 -1। इसको तुरंत यहीं पर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और सॉल्व भी किया भी है हमने इससे पहले, सॉल्व किया भी हमने इससे पहले। यहां पर देखो हमने सॉल्व किया है इसको, इसी का ना डिटरमिनेंट पूछ रहे हो, सॉल्व किया है, -4 आया था। चलो इसको हम यहीं पर डायरेक्ट लिख लेते हैं भैया कि -4 आ गया हमें। अब -4 आया, इसका मतलब क्या सर, ये नॉट इक्वल टू जीरो हो रहा है। इसका मतलब सिस्टम क्या रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट चेक करने के लिए बोलता है तो ये बात जरूर मेंशन कीजिएगा, अगर नहीं बोल रहा है तो ऐसे भी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहां पर से निकालोगे डेल्टा वन का वैल्यू। डेल्टा वन क्या होगा सर, डेल्टा वन इसी में पहला कॉलम को हटा के, इसको हटा के ये लगाऊंगा 9 52 एंड 0, बाकी सब सेम रखेंगे 1 5 1 एंड 1 7 -1, और इसको हम लोग तोड़ना शुरू करेंगे। और डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल ही लेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग छोड़ देंगे भैया बाद में देखेंगे तुमको, नहीं, साथ साथ में निकालते चलना है। डेल्टा मेथड में, क्रैमर रूल में यही सबसे बड़ी बात है कि यहीं पर झट से इसका वैल्यू निकाल लो। लिखा हमने 9 इंटू -5 -7, बहुत बढ़िया। फिर -52, पहला कॉलम से एक्सपेंड कर रहा हूं, इसको गायब कर दिया, -1 और -1 और -1, और लास्ट वाला तो एलिमेंट अपना 0 निकला। हमारे पास आ जा रहा है इसमें वैल्यू कितना, 12 माइनस का 108, अब प्लस का लिख दिया 104, 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 तो प्लस बन गया। कुल मिलाकर क्या आ रहा अपने पास में -4। ठीक है बंधु, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान कुमार यादव सर, पार्ट 3 वाले का भी वीडियो लाइए प्लीज सर, वैशाली से आपके इंतजार में है सर। पार्ट 3 का बहुत सारा वीडियो है मेरे भाई। अर्पिता गुड इवनिंग, गगन कुमार यादव, पार्ट 3 का बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है हमारे इस पर यूट्यूब चैनल पर,
आप वहां से देख सकते हैं। अप्रोक्स इतना कंटेंट डाला हुआ है कि उसको अगर आप पढ़ लें सही ढंग से तो रिजल्ट अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। आप पहले से कुछ कुछ पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, इतना कंटेंट तो है। अब डेल्टा टू निकालने वाला हूं, डेल्टा टू। डेल्टा टू में क्या करूंगा, पहला कॉलम को सेम रखूंगा, पहला को चेंज नहीं करूंगा, और दूसरा कॉलम को मैं चेंज कर दूंगा। दूसरा कॉलम को हटा के ये लगाऊंगा कांस्टेंट टर्म 952 0, 952 एंड 0, और उसके बाद इसमें चलाऊंगा तो इसको भी सेम रखूंगा। अब सेकंड वाले कॉलम से इसको एक्सपेंड कर लो, ठीक है, सेकंड वाले कॉलम से एक्सपेंड कर लो, ठीक है। कुछ कुछ पढ़ना चाहिए ना, कुछ कुछ पढ़ना चाहिए ना, कम से कम एक बुक का ले लीजिए ना सेशन हमारे ऐप पे आकर के। अभी फेस्टिवल आने वाला है, होली का भी ऑफर आने वाला है, मंडे टू सैटरडे होली का जबरदस्त ऑफर 1 वीक के लिए हम लेके आ रहे हैं। सारे कोर्सेज पर जितना डिस्काउंट है उस पर अप टू 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आने वाला है, 25 to 30%। जितना डिस्काउंट है अभी ओरिजिनल पर, ओरिजिनल प्राइस पे जिसका क्लास कंप्लीट हो चुका है उस पर डिस्काउंट ऑलरेडी 30% है। अब जो आने वाला है होली फेस्टिवल उसमें एक्स्ट्रा 25% और हम ऑफ दे रहे हैं, जो मंडे से स्टार्ट होगा ऑफर और चलेगा सैटरडे तक। एक या दो बुक ऐसे करके पढ़ न लीजिए कम से कम, कितना रिक्वेस्ट करें आप लोगों से मेरे भाई, कम से कम एक या बुक दो बुक कम से कम वहां से पढ़ न लीजिए, इतना तो कीजिए। समय जितना कम आपके पास उतना समय मेरे पास भी कम है, तो क्या करें, हेलीकॉप्टर स्टाइल में मार के चले जाए, सामने वाला का मुंह कान फूट जाए सवालों से, कंसेप्ट से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, हम चीजों को एक्सप्लेन करके समझाते हुए चलेंगे तो हमें थोड़ा वक्त लगेगा ना भाई। चलिए बंधु यहाँ पे आते आगे, इसको एक्सपेंड कर, सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करूंगा तो लगाऊंगा -9, और मैं इसको इसको गायब कर दिया, मेरे पास -1 और -14, -2 और -14। उसके बाद फिर प्लस में लगा दिया 52, और उसके लिए मैंने इसको और इसको स्किप कर दिया। अपने पास आ गया -1 और -2, -1 और -2, और फिर प्लस में कितना 0, ये हो गया अपने पास में 16 144, प्लस का 144, अब माइनस का 156, कुल मिलाकर के अपने पास माइनस का आ रहा है 12। पार्ट 3 की क्लास कब स्टार्ट कीजिएगा, पार्ट 3 क्लास अभी नहीं, पार्ट 2, पहले पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे उसके बाद शुरू करेंगे हम पार्ट 2, तब पार्ट 3, या हो सकता है पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों साथ ही चलेगा। अभी ऐसा कोई कंफर्म न्यूज नहीं बता पाएंगे आपको, होली के बाद कुछ हम सोच रहे करें नया सा, वो देखेंगे। फिलहाल जितना पार्ट 3 का कंटेंट करवा दिया गया है उस पर काम कीजिए दीदी, उस पे काम की, जितना हमारे चैनल पर है कंटेंट अवेलेबल पार्ट 3 का उस पे काम कीजिए। उसको क्यों नहीं देखते हैं, पढ़ाई का वीडियो है, ऐसा थोड़ी कि पुराना हो गया वो, पढ़ाई का वीडियो 10 साल पुराना हो तब भी उतना ही काम का होता है, 10 साल बाद का हो तब भी उतना ही काम आता है। बुक्स जैसे आपके पास है 5 साल पुराना बुक है तब भी उतना ही काम करता है, और आज मार्केट से खरीद के लाएंगे तब भी उतना ही काम करता है। कंटेंट में हल्का फुल्का 19-20 हो सकता है, सेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई मेरे, आप लोग तो अलग ही लेवल की बात करते हैं। सेशन से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, अगर आप पूरा कंप्लीट बुक को पढ़ रखे हैं तो आपका एग्जामिनेशन इस सेशन के बदला अगले सेशन में पोस्टपोन कर दे तो क्या आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा सारी सिलेबस, हमें तो नहीं लगता ऐसी कोई बात है। सिलेबस थोड़ी चेंज हो जा रहा है, अगर सिलेबस को ढंग से आप पकड़ लिए हैं, पढ़ चुके हैं, तो अगर मान लो कि इस साल वाले बच्चे अगर अगले साल एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको क्या लगता है फिर से उसको नए सिरे से तैयारी करने की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट तो वही रहने वाला है, हो सकता है क्वेश्चन एक आध दो ज्यादा हो जाए या एक आध दो कम हो जाए। आप सेशन पे क्यों जा रहे हैं, जितना कंटेंट डाला गया उस पर काम करते क्यों नहीं है। सबसे बड़ी बात तो वही होगी, दिक्कत वाली बात आप लोगों के साथ, कि जो चीज हमारे घर में उसका उपयोग हम नहीं करना चाहते, ना करते हैं, और बाहर जाकर के हम तांडव करते हैं कि भैया देखो ये चीज तो हमको मिला ही नहीं।
घर में आपके चापाकल है, चलाते ही नहीं, लेकिन सरकार जब जल नल योजना चालू करी कि चापाकल घर घर लगेगा, तो भैया उसमें भी हम दौड़ पड़ेंगे, भैया मुझे तो चापाकल नहीं मिला। ये तो बेवकूफी वाली बात है भाई। आपके पास जो चीजें हैं ऑलरेडी, आपको जरूरत अगर है कुछ नया चीज करने का, तो पहले देख लीजिए ना उसमें जो आपके पास घर में सामग्री है, सामान है, क्या उससे काम बन रहा है आपका, तो बेस्ट है, तब आपको मार्केट जाने की आवश्यकता नहीं। नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, हमने ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट डाल दिया भाई। हर साल हम इतना मेहनत करते हैं बच्चों के प्रति कि कंटेंट हर साल कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। पिछले साल जो कंटेंट दिया था वो बहुत पावरफुल है, उसके पीछे साल भी कंटेंट मैंने लेके आया था, वो भी काफी काम का है। तो हर साल कुछ ना कुछ हम नया लेके आते ही आप सबों के लिए। आप लोग हर बार नया नया चीजें खोजेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा? हर बार एक ही तरह की चीजें फिर हम पढ़ाएंगे तो वो कैसे पॉसिबल होगा? वीडियो रखा रहता है। यूट्यूब का मतलब ही क्या है कि आपको जब जरूरत पड़े तब इस वीडियो को ओपन करके देख लीजिए। हर बार हर साल उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, चलिए भाई, कोई बात नहीं। फिर आप लोगों को चीजें समझ नहीं आती है, मुझे क्या पता कौन सा दिमाग लगाते रहते हो आप लोग। सिलेबस चेंज हो जाए तो सेशन से फर्क पड़ता है, सिलेबस अगर चेंज नहीं हो रहा है तो सेशन से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, स्टार्ट किए हैं अब भी। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। पार्ट 3 को इतना हल्का में लेना बहुत दुख की बात है। ईमानदारी बोल रहा हूं, मैं हल्का में नहीं लेता कभी पार्ट 3 को, जबकि मैं एक टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं पार्ट 3 वाले बच्चों को। तब मैं हल्का में नहीं लेता हूं कभी भी पार्ट 3 के कोर्सेज को। पार्ट 1 को तो बहुत इजी लेता हूं, पार्ट 2 को भी थोड़ा बहुत इजी ही समझता हूं। पार्ट 3 के सिलेबस को मैं हल्का नहीं समझता, और हल्के में कभी नहीं लेता हूं। भैया तू तू चूसा है। पता नहीं आप लोग ऐसा है तो किस दुनिया में व्यस्त हैं, कहाँ व्यस्त है, किस चीज में इन्वॉल्व हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज गलत बात है। बाकी आपकी अपनी चॉइस। चलिए भैया, यहां पर से लगाऊंगा 9 प्लस माइनस प्लस। 9 लगा दिया तो इसके लिए हम लोग इसको इसको स्किप कर देंगे, तो हमारे पास 2 माइनस 10 हो रहा है। और उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग माइनस का 52, ये और ये जाएगा 1 माइनस में 2, और बाकी थर्ड पार्टी 0। ये अपने पास हो रहा है कितना सर? मेरे पास हो रहा है सर 8 नमा 72, 72 माइनस में, अब प्लस में हो रहा है मेरे पास 52, कुल मिलाकर के माइनस का 20 हो गया। ठीक है, और हम बात करेंगे इसमें आगे। अब हम लिखेंगे देयरफॉर डेल्टा इज सॉरी एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 1 बाई डेल्टा। कुल मिलाकर कहा जाए तो हम डेल्टा 1 का वैल्यू समझ रहे हैं कि मेरे पास आया है -4, और डेल्टा का वैल्यू कितना है सर? -4, यानी कि -4 अपॉन -4। इट मीन्स हम यहां से बोल सकते हैं भैया कि x का वैल्यू 1 आया, और y का वैल्यू आता है सर डेल्टा 2 अपॉन में डेल्टा। ये बात तो कंफर्म हो गया, नीचे माइनस का 4 ही रखना, हमें डेल्टा का वैल्यू नीचे सेम ही रखना है। ऊपर कर देना आपको कितना? -12। इसका मतलब यहां से लिख पाऊंगा y का वैल्यू 3, और उसके बाद z के लिए मैं लिख सकता हूं डेल्टा 3 अपॉन में डेल्टा, यानी कि यहां से लिखूंगा z के लिए डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, तो -20 अपॉन में माइनस का 4। कुल मिलाकर के z का वैल्यू अपने पास में आ रहा है 5। देखो सेम आंसर आया। अब आपको ढूंढना है कि कौन सा मेथड आपके लिए आसान पड़ेगा, वो आपको ढूंढ के रखना है। एग्जाम में स्पेशली अगर मेंशन किया रहेगा मेथड, तब तो आप मजबूर हैं, लाचार हैं। ठीक है, आइए अपने पास अगला टॉपिक आ चुका है, इसी से रिलेट करता हुआ सॉल्यूशन यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ये सीखना है। ठीक है बंधु, अब ध्यान दीजिएगा। हमने मान लिया यहां पर कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसा है, a11 x1 a12 x2 अप टू a1n xn d1। फिर उसके बाद में लिखा a12, इस तरह से लेके चले हम लोग का d2,
मतलब हमने देखा यहाँ पर से कि एलिमेंट है A1 से शुरू और खत्म AN पर, तो एलिमेंट जो है अपने पास में यानी टर्म्स जो इसमें है वो n है, ठीक है, xn तक खत्म कर रखा है। लेकिन इक्वेशन जो हम देख रहे हैं वो m है, मतलब यहाँ पर m जो हम बात कर सकते हो नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं और n जो है वो क्या है सर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। मतलब इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल x1 टू xn तक है और इक्वेशंस हमारे पास m है। मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, उस पर भी हम खेल सकते हैं। कौन सा, एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके सॉल्यूशन। जैसे जैसे कि हम अगर बात करें इसमें देखो 3 इक्वेशन था 3 वेरिएबल था, कहीं 4 इक्वेशन आ जाए 3 वेरिएबल हो जाए, कहीं पर 3 वेरिएबल हो जाए तो 3 इक्वेशन हो जाए 4 वेरिएबल हो जाए, उसमें बड़ा काम करता है ये वाला मेथड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके सॉल्व करना बहुत पावरफुल होता है। देखो भाई अभी जैसे हमने पढ़ा है कि भैया ये जो दिखा हुआ है इसको मैट्रिक्स मेथड पर लिख सकते हैं, जैसे कि पिछला वाला में बताया था हमने कि देखो इक्वेशन एलएचएस पार्ट जो हमने लिख दिया, इधर आरएचएस पार्ट लिख दिया। हमने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट का है तो दिस इंटू दिस ये मिलेगा, दिस इंटू दिस ये मिल जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन में है। इसका फॉर्मेट कैसा है सर, ए एक्स बराबर बी, जिसमें ए अपने पास में क्या आ गया, कॉफिशिएंट का ए क्या है, कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स, एक्स क्या है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स और बी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, जैसा कि हम यहाँ पर लिख भी दिए अपन, ए क्या है और एक्स क्या है और डी क्या है, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है सो समझना है। तो देखो द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ए जो अपने पास ऊपर में दिया है ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है, इज ऑगमेंटेड बाय, ऑगमेंटेड का मतलब होता है वृद्धि बढ़ा देना, ऑगमेंटेड बाय डी, ऑगमेंटेड बाय बी d1 d2 से लेके कहां तक dm तक, यानी कि ये जो अपने पास में दिया है ए कोफिशिएंट का मैट्रिक्स उसमें हमने बढ़ा दिया एक कांस्टेंट टर्म्स का कॉलम, कांस्टेंट टर्म्स का कॉलम, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं सिंपली बिग ब्रैकेट में ए बी, चाहे ए ऑब्लिक बी, लेकिन बिग ब्रैकेट में ही। मतलब कैसा हुआ सर, मतलब ये हुआ सर कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बराबर ए बी जो हमारे पास है ये क्या है सर, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ए बी जो हमारे पास है हमने कहा ना यहाँ पर डिनोट करते हैं किससे, ए बी से, इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, ये हमारे पास है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मैंने यहां पर क्या किया, जितना भी लिखा हुआ था यहां से यहां तक देखोगे आप, देखने को मिलेगा यहां से यहां तक में ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है, उसमें हमने कांस्टेंट टर्म बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ाने से पहले बूंद का लगा दिया। ये बस बताता है कि इससे इधर वाला मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है, इससे इधर वाला कांस्टेंट टर्म है, बूंदका का बस इतना सही काम है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का या एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके, ठीक है। सबसे पहले रिड्यूस करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को, इसमें एक्लेन फॉर्म में, एक्लेन फॉर्म के बारे में चर्चा कर रखा है। एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो ये वाला जो पार्टी है ना ये ए है और ये क्या है बी है, ए अपने पास एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा ए इक्विवेलेंट टू बी, मतलब ए मैट्रिक्स अब चेंज, सॉरी ए इक्विवेलेंट टू सी, मतलब ए मैट्रिक्स अब चेंज हो जाएगा किसमें, सी में, क्योंकि आप जैसे एक्लेन फॉर्म में चेंज करोगे इसमें ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा तो नया मैट्रिक्स बन जाएगा, असली ए नहीं रहेगा, और बी एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा कौन सा, डी, मतलब वो चेंज कर जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा नए मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक। जब हम यूज करते थे ए एक्स बराबर बी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उसमें हम ए के जगह पे यूज करेंगे सी और बी के जगह यूज करेंगे डी, और उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। मतलब जब हम एक्लेन फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे इक्वेशन को तो उसको फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर मैट्रिक्स के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो उसमें ए एक्स बराबर बी होता है तो ए के जगह पर उसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, अब बी के जगह पर उसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ मैट्रिक्स से आपके 45 नंबर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, 15 15 15 3 क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, 15 या 45 नंबर का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहता है सिर्फ मैट्रिक्स से, मतलब वो भी पढ़ लेंगे सिर्फ तो आपका पासिंग मार्क्स तो आराम से ऑब्टेंड हो जाएगा। हेलो एमडी एहसान, हेलो हेलो। इसका भी कंसिस्टेंसी का हम लोग जानकारी ले लें उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
देखो ये समझ लो, ये जो लिखा हुआ रो, तो रो को बोलते हैं रैंक। रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी निकालेंगे, वो अगर n के बराबर है, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है, तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कंसिस्टेंट होगा। मतलब हम जब इसमें ऑपरेशन कर रहे होंगे तो एक्लन फॉर्म में चेंज होगा। एक्लन फॉर्म में चेंज होने का मतलब ज्यादा जीरो वाला नीचे आएगा रो, उससे कम जीरो वाला ऊपर आएगा। अगर हम यहां से यहां तक का देखेंगे तो ए का रैंक दिखाई देगा, और टोटल देखेंगे तो ए बी का रैंक दिखाई देगा। ए का और ए बी का रैंक हम लोग निकालेंगे, दोनों सेम हुआ और उतना ही आया जितना वेरिएबल है। इसका मतलब सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल पहचान दे मेरे भाई, तू इस बार एग्जामिनेशन दिया है 12th में, मेरे यहाँ पढ़ रहा था MD मैं कभी भूलता नहीं स्टूडेंट को। अगर ऐसे नाम से कहीं भूल गया तो चेहरा देखते ही हमें याद आ जाता है। हायर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा होली के बाद, स्टडी विथ राजट्री, राजट्री, क्या बात है, होली के बाद। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों सेम तो हो, लेकिन लेस देन हो नंबर ऑफ वेरिएबल, आर के बराबर है मतलब एन नहीं हुआ, नंबर ऑफ वेरिएबल से अगर कम है तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा मेरे भाई। कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन बहुत सारा सॉल्यूशन देगा। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, ठीक है, दोनों इक्वल ही नहीं हुआ, इसका मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट। मतलब सारा खेल एकलन फॉर्म का है, वहां से रैंक फाइंड आउट करो, रैंक ही आपको बता देगा कि सॉल्यूशन देगा या सॉल्यूशन नहीं देगा। ये किसके लिए था भाई, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए। किसके लिए बात करते हम लोग, नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होगा, एकदम आसान सा बात। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होगा, तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों अगर n के बराबर है तो इसका मतलब सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू जीरो आएगा, इसको बोलेंगे जीरो सॉल्यूशन या फिर ट्राइवियल सॉल्यूशन। एग्जामिनेशन का भी कोई ऐसा कोई डेट शेड्यूल फिक्स्ड नहीं है, होली के बाद हो सकता है तो आपका डेट शेड्यूल आ जाए, तब तक आप घर पे पढ़िए और जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको बार बार रिपीट कीजिए। समय है आपके पास, आप नया चीज भी पढ़िए, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट आने के बाद आप तैयारी करेंगे ऐसा मत सोचिए। आपका एग्जामिनेशन अप्रैल में दिया है डेट, तो हो सकता है अप्रैल से थोड़ा मई चल जाए, लेकिन एग्जामिनेशन तो होगा ही ना। अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी लेस देन हो नंबर ऑफ वेरिएबल, इन दैट केस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि सभी का सभी जीरो नहीं होगा एक्स वाई जेड, इसको बोलेंगे नॉन जीरो या नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। ठीक है बंधु, हाँ जी। आइए इस पर एक प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो फिर से वही आ गया, ठीक है, फिर से हम लोग वही क्वेश्चन लेके आ गए हैं। देखो तीसरा बार बता रहे हैं, लेकिन इसमें तीनों बार हमने अलग अलग मेथड से इस क्वेश्चन को करवाया है। एग्जामिनेशन में आपको अगर पूछता है ये क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन में शामिल है भाई, दिल से पूछो, दिल से पूछो भैया, ये कितना महत्वपूर्ण है तुम अपने दिल से पूछ सकते हो। तो इसको मैंने सभी मेथड से बताया है, एग्जामिनेशन में जो आपको प्रॉपर ठीक लगे उस मेथड से बनाइएगा। बस कहीं इस बात का डर ना हो कि मैट्रिक्स मेथड अगर वर्ड लगा दे तो आपको सिंगल मेथड है, या सॉल्व करना है तो कोई भी मेथड चलेगा। ठीक है भाई, चलिए यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काम कि हम लोग मैट्रिक्स ले लेंगे, किसका, कॉफिशिएंट्स का, मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशिएंट्स। हमने मान लिया यहां पर लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ कॉफिशिएंट्स 1 2 2 1 5 1 1 7 -1, और हमने x यहां पर रखना है, x इज इक्वल टू में, x इज इक्वल टू में x y z, और उसके बाद b मतलब कांस्टेंट टर्म कितना भैया, 9 52 एंड 0, है ना, बहुत बढ़िया।
अब इसको मैट्रिक्स मेथड पे नहीं ले जाके सिखाएंगे क्योंकि वो बता चुके हैं। आपके एग्जामिनेशन में अगर आए मैट्रिक्स मेथड से बनाने का मन हो तो बना लो, क्रैमर से बनाने का मन हो क्रैमर से बना लो। हम इसको सिखा रहे हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। सबसे पहले यहां पर से लिखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज ए बी, ए ऑब्लिक बी लिख सकते हो, सिंपली ए बी भी लिख सकते हो। आपको फिर से ये रिपीट करना है 1 1 1 2 5 7 और उसके बाद 2 1 एंड -1 रिपीट कर दिया। अब इसमें हम लोग वृद्धि कर देंगे। एक्सटेंड का मतलब होता है वृद्धि, एगमेंट का मतलब वृद्धि करना, बढ़ाएंगे किसको, कांस्टेंट टर्म्स को। और हमारा काम ये रहेगा मेरे भाई कि इधर में जितना ज्यादा जीरो बन जाए उतना बेहतर, इधर में जितना ज्यादा जीरो हो जाए उतना बेस्ट। ठीक है, हम इधर जीरो करने का नहीं सोच रहे हैं, मतलब इधर इधर वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जीरो करने का कोशिश करेंगे। हमें लग रहा है कि इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाई दें ये जीरो हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाई दें तो वो भी जीरो हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे भैया देखो R2 में ऑपरेशन करना है, R2 माइनस में 2 इंटू R1, और R3 में ऑपरेशन करना R3 में R3 माइनस में 2 इंटू R1। अब भैया इक्विवेलेंट करेंगे, ये इक्विवेलेंट टू R1 में ऑपरेशन हो रहा नहीं है, इसका मतलब हम R1 को 1 1 और 9 को 1 और 9 को सेम छोड़ देंगे, 1 1 1 एंड 9। उसके बाद 2 5 7 इसमें ऑपरेशन हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई घटाओगे ये हो जाएगा 0, 2 से मल्टीप्लाई घटाएंगे ये हो जाएगा अपने पास 3, 2 से मल्टीप्लाई घटाएंगे अपने पास 5, मतलब 0 3 5, 0 3 और 5, और 2 से मल्टीप्लाई करके घटाऊंगा ये हो जाएगा अपने पास 18, 52 में से 18 घटा दो 52 में से 18 गया 4 4 44, 44 नहीं 34, 34, इसका मतलब मैं लगाऊंगा 34। उसके बाद सर यहां पर से 2 से मल्टीप्लाई घटाया 0, 0 हो गया ये, इसको छोड़ो ना, इसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। 0 इधर 0 होना जरूरी है, 2 से मल्टीप्लाई घटाओ ये हो जाएगा अपने पास -1, 2 से मल्टीप्लाई घटाएंगे ये -3, -1 -3, -1 माइनस का 3, 2 से मल्टीप्लाई करो इसका 18, घटा देंगे 0 में से 18 गया तो -18 आ गया अपने पास माइनस का 18। अब अभी और भी आपको ऑपरेशंस ऐसे ऐसे करने हैं कि नीचे में जितना ज्यादा जीरो बना सको उतना बेहतर, उतना बेहतर, नीचे में जितना ज्यादा जीरो बना सको। इधर नहीं बन रहा है तो ऊपर में जीरो बना लो, बाद में इंटरचेंज कर लेना, वो होगा ना जी सर। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करता हूं ये 0 हो जाएगा, हमको इधर नहीं घुसना है, हमको इधर से 0 करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया R2 में ऑपरेशन, R2 में ऑपरेशन R2 माइनस नहीं प्लस 3 इंटू R3, इसका मतलब मैं यहां से इक्विवेलेंट लिखूंगा जी सर। यहां पे 1 1 एंड 1 ये अपना 9 सेम रखोगे, लास्ट में 0 -1 -3 और यहाँ -18 सेम रखोगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके करोगे इसको कोई फर्क, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 हो गया, ऐड करा तो 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 9, ऐड कर दिया तो -4, 3 से मल्टीप्लाई किया 7 या 54 उसमें ऐड कर दिया तो 34 -54, 34 -54 माइनस का 20। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर से इसको हम इंटरचेंज करते हैं, इसके पास डबल 0 है, इसको नीचे होना चाहिए, सिंगल 0 इसको ऊपर होना चाहिए, ये बात सब ख्याल रखना है आपको। वैसे और भी इधर में 0 बना सकते हो लेकिन कुछ खास फायदा उससे
नहीं होता है। R2 को इंटरचेंज कर दूंगा R3 से। हमारे पास जो मैट्रिक्स आने वाला है उसमें R1 को कोई फर्क नहीं पड़ता है और इधर 9 भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आ जाएगा R2, यहां पर R3, 0 0 -4 एंड 20। अब क्या करना है सर? अब कुछ खास काम नहीं है सर, बहुत नजदीक पहुंच गए हैं आप। अब देखो इधर में हमें यह बताना है एक्लन फॉर्म में तभी होता है जब नॉन जीरो रोज 1 से स्टार्ट हो। जीरो नहीं दिखना है, नॉन जीरो एलिमेंट 1 से स्टार्ट हो, ये भी 1 से स्टार्ट हो, वो काम करना है। वैसे बुक्स वगैरह से मैं नहीं कह रहा था, आप स्किप भी कर देंगे चलेगा, लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एग्जामिनेशन में आपको लिखना है ये चीज। तो मैं यहां पर से R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, -1 इंटू R2, ताकि यहां पर से ये पहला एलिमेंट 1 दिखाई दे। इसमें मैं 4 से -4 से डिवाइड लगा देता हूं, यानी कि R3 में ऑपरेशन कर दिया -1/4 इंटू R3। ठीक है भाई। हाँ जी, तो यहां पर से अपने पास इक्विवेलेंट टू आ जाएगा कितना? चलो R1 को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, R1 को तो मैंने छेड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया R1 में, बेचारा जैसे था वैसे ही रह गया। ये अपने पास में आ जाएगा 0, ये 1, ये 3 और ये 18, है ना। एग्जामिनेशन कब हो सकता है इसकी कोई अभी डेट शेड्यूल वगैरह नहीं आया है, लेकिन उम्मीद कीजिए अप्रैल लास्ट या मई में होने का चांस है, जैसा कि यूनिवर्सिटी का आदेश है उस हिसाब से। 1 और 5, 4 से मैंने डिवाइड किया -4 से। अब इसको ज्यादा छेड़ो मत, एकदम ये एक्लन फॉर्म में है, नीचे 3 2 0 वाला, ऊपर है ना 1 0 वाला एक्लन फॉर्म में है। हम यहां पर से बोलेंगे इट इज इन एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म में हो अगर हो चुका है तो आपको यहां पर से ए मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, वैसे डायरेक्ट भी बोल सकते हो, ए मतलब इसका, ए का रैंक कितना हुआ, ए मतलब डॉट डॉट से इधर वाला, तो ए का रैंक हुआ 3, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा रो नहीं जो ऑल एलिमेंट 0 कंटेन करता है। अगर ऑल एलिमेंट 0 कंटेन करता है तो उसको छोड़ के, मतलब नन जीरो रो को काउंट करना है आपको। नन जीरो एलिमेंट वाला नहीं, नन जीरो रो मतलब जिसका सारा एलिमेंट 0 हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग नन जीरो, उसको बोलते हैं जीरो रो। जिसके सारा एलिमेंट 0 नहीं होता है उसको बोलते हैं नन जीरो रो। तो तीनों का तीनों नन जीरो रो है, रैंक 3। रैंक ऑफ ए बी अगर आपसे पूछता है, ए बी का भी रैंक हो जाएगा 3 ही, क्योंकि टोटल ए बी में भी वही बात होगी। और ये हम जान रहे हैं इसका मतलब, देयरफॉर हम यहां से कह सकते हैं रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों सेम है, बराबर किसके? 3 के, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल हुआ, 3 ही वेरिएबल था ना अपने पास एक्स वाई जेड, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है। इसका मतलब सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब बोलोगे यहां पर से देयरफॉर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन हो गया तो इसका सॉल्यूशन निकालोगे कैसे, वो भी सीख लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन कैसे आएगा? फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकालना है उसके लिए अब हम लोग ए मैट्रिक्स लेंगे जो हमारे पास आया है इक्विवेलेंट वाला, ए इक्विवेलेंट टू, फिर उसके बाद बी इक्विवेलेंट टू क्या आया है, बी इक्विवेलेंट का मतलब ऑपरेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिला हमें वो। ए हमारे पास में है 1 1 1 0 1 3 0 0 1, 1 1 1 0 1 3 0 0 1,
और बी मैट्रिक्स जो मिला हमें, वो बी मैट्रिक्स कहाँ गया भाई, वो 9, 18 और 5, 9, 18 एंड 5। अब ये हो जाने के बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन के लिए हमने क्या बताया था इसमें, ए एक्स बराबर बी होता है। हम ए ओरिजिनल वाला यूज नहीं करेंगे, इक्विवेलेंट वाला यूज करेंगे। इक्विवेलेंट वाला मतलब ये वाला, मैंने रूल में भी लिखा था, ए इक्विवेलेंट टू सी हो जाते, सी का इस्तेमाल करना है। यहाँ सी नाम नहीं रख रहा हूं, ए बी पे ही खेल रहा हूं। 1 1 1 0 1 3 0 0 1 और x अपने पास x y z है, और इधर में अपने पास कॉलम मैट्रिक्स आ गया b का इक्विवेलेंट वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई प्लस में z, जो कि किसके बराबर, 9 के बराबर। चलो फर्स्ट इक्वेशन कर लिया इसका नाम। फिर इसको इसके बराबर करो, 0 इंटू एक्स 0 हो गया, y इंटू 1 तो y, अब प्लस में कितना 3z इज इक्वल टू 18, इसका नाम रख लो सेकेंड। और लास्ट में 0 0 है तो एक्स वाई खत्म हो गया, z का वैल्यू आ गया अपने पास में 5। z का वैल्यू 5 आ गया तो सेकंड में डाल दो ताकि y मिल जाए फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से आप बात कर सकते हो यहां पर से कि z का वैल्यू 5 लगा दिया तो y प्लस में 15 इज इक्वल टू में 18। 15 उस साइड जाके माइनस कर दो, y का वैल्यू अपने पास में आ गया 3, और x और y दोनों का वैल्यू उठा के डाल दो किसमें, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर में। फर्स्ट इक्वेशन जो अपने पास मिला हुआ इसमें डाल देना, इसका z का वैल्यू और y का वैल्यू। x तो रह नहीं पता, x तो निकालना ही है, 3 और z के जगह पे 5 इज इक्वल टू 9। ये 8 है, उसे जाके माइनस करो तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो फाइनल आंसर अपने पास में आया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू में 3 एंड z इज इक्वल टू में 5। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेथड भी काफी पसंद आया होगा। शीतल कुमार, हम लोग भी पढ़ सकते हैं। नहीं नहीं, ये आप लोगों के लिए नहीं है, बीएससी वाले बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए है। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, पार्ट 1 में पढ़ते हैं या पार्ट 2 में, कहीं भी मैट्रिक्स के अगर उसके सिलेबस में आ रहा है तो वो पढ़ सकते हैं, उनके काम का है, आपके काम का नहीं। आपके काम का चीज़ें बहुत सारा है हमारे चैनल पर उपलब्ध, आप वहाँ से चेकआउट करके देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, आज हम लोग का मैट्रिक्स के अंदर में ये जो हम लोगों ने सेशन करा वो था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या था हमारे पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था। तो आज होली के बाद जिसमें एक क्लास और मैट्रिक्स का बाकी है हमारा, जिसके अंदर में हम लोग आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर एंड कैली हेमिल्टन थ्योरम को देखेंगे। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं होली के बाद। तब तक आप लोग घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो। अगर पुराने बच्चे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए बच्चे तो लाइक करेंगे ही ना, क्योंकि उनके हम बहुत काम आने वाले हैं। ठीक, तो आपकी क्लास अब लगेगी होली के बाद, यानी कि अगले सैटरडे को आपकी क्लास लगेगी। इस बीच में होली की छुट्टियां हो रही है तो क्लासेस भी बंद रहेंगी, तो आप लोग भी होली का आनंद लीजिए। ठीक है, और हैप्पी होली। ठीक है, हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितना ज़्यादा आप रंग लगाते हैं लोगों के फेस पे, लोगों के बॉडी पे, उतना ही जीवन आपका रंगीन हो, खूबसूरत हो, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। आप सभी घर पर रहिए और खूब मन लगा के होली खेलिए। रंग का उपयोग कम कीजिएगा, और अबीर से होली खेलिएगा। हैप्पी होली, विश यू ऑल टू हैप्पी होली। मुलाकात करता हूँ होली के बाद नेक्स्ट सैटरडे को, तब तक के लिए बाय बाय।